नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरान धर्शेखर। खबरों की शुरुआत करेंगे। महागठबंधन में प्रेशर पॉलिटिक्स और तेज हो चुका है। गठबंधन के दलों के बीच अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। आरजेडी की बैठक के बाद दो और बड़ी बैठक हुई है। कल दिन में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई थी और रात में मांझी, कुशवाहा और सहनी के बीच बैठक हुई थी। और बैठक के बारे में लेकिन कुछ भी कहने से बचते हुए तमाम दलों के नेता नजर आ रहे हैं। तो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कराने की कोशिश की जा रही है। बैठकों का दौर चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि महागठबंधन के सभी दल अलग अलग बैठक कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर हम हो और वीआईपी हो। सभी पार्टियां अलग अलग बैठक करती हुई नजर आ रही हैं और अंदर खाने क्या कुछ बातें चल रही हैं, इस बारे में कुछ भी खुलासा नहीं हो रहा है। कुछ भी बोलने से नेता बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक गठबंधन है कहने को जब भी सवाल पूछा जाता है तो ये जवाब देते हुए नजर आते हैं महागठबंधन के तमाम दलों के नेता कि महागठबंधन एकजुट है, इंटैक्ट है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें साफ साफ सवाल खड़े करती है कि महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बैठकों का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन एक साथ महागठबंधन के सभी दलों की बैठक अभी तक देखने को नहीं मिली है। ना ही उनके बयानों में समरसता नजर आती है, एक जैसे बयान भी नजर नहीं आते। कांग्रेस की तरफ ये कहा जाता है कि इस बार पिछली बार की तरह सीटों पर समझौता नहीं होगा। कौन लीडर होगा इसका भी पता नहीं। अब देखने वाली बात यही होगी कि किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं आगे आने वाले वक्त में बदलती हुई नजर आती हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स दरअसल क्यों कह रहे हैं, इसके लिए जरा इन तीन तस्वीरों को आप देखिए। आरजेडी नेताओं की बैठक होती है पहले, 4 जून की तस्वीर आपके सामने है। वहीं 5 जून को कांग्रेस नेता आपस में बैठक करते हैं और 5 जून की ही तस्वीर है, शाम की तस्वीर। मांझी, कुशवाहा और सहनी कई मौकों पर हमने देखा है कि ये तीनों मिलकर एक साथ बैठक करते हुए नजर आते हैं और सवाल भी खड़े हुए हैं, क्या कुछ और भी खिचड़ी पक रही है भीतर खाने? क्या ये तीन दल एक साथ इकट्ठे होकर भी चुनाव लड़ने का मन बना सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि बिहार के भीतर कुछ एक और गठबंधन निकलकर सामने आ जाए? तो ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगा सकते हैं। 4 जून को आरजेडी के दलित विधायकों की बैठक हुई। क्या कुछ अब तक हुआ है घटनाक्रम, वो आपको बता रहे हैं। 4 जून को ही मांझी के नेतृत्व में दलित विधायकों की बैठक होती है। 2 बैठकें होती है लेकिन अलग अलग। कल दिन में कांग्रेस के नेताओं ने पटना में बैठक की। कांग्रेस के नेता थे सिर्फ इस बैठक में। सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं में बयानबाजी का दौर उसके बाद शुरू हो गया। कल रात मांझी, कुशवाहा और सहनी ने बैठक की, लेकिन बैठक में क्या हुआ, कोई नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये पूरा घटनाक्रम अभी तक क्या कुछ पिछले कुछ दिनों में हुआ है वो आपको बता रहे हैं। रवि एस नारायण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रवि, बिहार की सियासत में इस वक्त बहुत कुछ हलचल मची हुई है, खासतौर से महागठबंधन की अगर हम बात करें। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, लेकिन हास्यास्पद ये लगता है कि महागठबंधन इंटैक्ट होने का दावा करता, सभी दल दावा करते हैं, लेकिन अलग अलग बैठकों का दौर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। बयानों में भी भिन्नता नजर आती है। जी बिल्कुल सिरांदा, महागठबंधन की अगर बात करें तो सब कुछ ऑल इज वेल है ये नहीं कहा जा सकता। और जैसे जैसे घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं वो काफ़ी संकेत करते हैं कि चुनाव से पहले बहुत कुछ तस्वीर जो है वो बदली दिखाई पड़ सकती है। हालांकि गठबंधन से अलग होंगे ये कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जो इशारा बैठकें कर रही है वो निश्चित रूप से गठबंधन के लिए सुखद नहीं है। क्या साफ-साफ ये कह सकते हैं रवि कि प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है, चाहे कांग्रेस हो अलग बैठक कर रही है, और अगर हम बात करें कुशवाहा, सैनी और जीतन राम मांझी की बात करें वो अलग बैठक कर रहे हैं। ये दबाव बनाने की कोशिश है दरअसल कि आरजेडी डोमिनेट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि उनके बिना आरजेडी का काम नहीं चलने वाला। जी बिल्कुल, और यही एक संदेश देने की कोशिश है कि क्योंकि जब भी कोई चुनाव हो आता है, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो जो घटक दल हैं वो ये आरोप लगाते रहे हैं कि सीटों का जो बंटवारा होता है वो अंतिम दिनों में होता है
और आरजेडी जो है वो मनचाही अपने ढंग से जो सीट है वो बंटवारा करती है। इस बार विधानसभा चुनाव में ये ना हो, इसको लेकर के लगातार कांग्रेस की तरफ से हो या फिर मांझी और कुशवाहा की तरफ से हो, ये दबाव बनाने की कोशिश है। और कल जिस ढंग से कांग्रेस की बैठक के बाद देर रात तक मांझी के आवास पर बैठक चली, वो कई संकेत देते हैं। आज शाम को अगर बता दूं तो उपेंद्र कुशवाहा जो है वो दिल्ली निकल रहे हैं और दिल्ली कांग्रेस के आला कमान से मिलेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि एक तरफ कांग्रेस अलग से बना रही है दबाव, और जो मांझी की जो बैठक है, कहा जा रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से पीछे से कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। तो ये तीनों मिल करके ये इस बात की कोशिश हो रही है कि विधानसभा से पहले ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाया जाए और सीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जाए। शिरांदा। बिल्कुल रवि, अगर हम बात करें, एक बड़ा दिलचस्प मुझे ये चीज़ लगी थी जब बैठक हुई थी SC/ST मोर्चा की। इधर बात करें जितन मांझी की, तो वो अलग बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, दलितों का नेता भी वो खुद को कहते हैं। और आरजेडी की बात करें, अब आरजेडी भी ये दावा करता है कि दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया है और बड़ा वोटर वर्ग जो है वो उसके साथ है। लेकिन जब आपस में ही ये लोग अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठना लाजमी हो जाता है और सीधा सीधा ये नजर आ रहा है कि इसका फायदा एनडीए को मिलेगा अगर यह स्थिति आने वाले वक्त में रही तो। बिल्कुल सुरंदा, देखिए एक दिलचस्प बात और आपको बताऊं कि अभी जो आपने बताया कि जिस ढंग से दलित मोर्चा की जो बैठक है वो जीतन राम मांझी के आवास पर होती है, उसमें श्याम रजक हो, महेश्वर हजारी हो, जदयू के नेता तमाम बैठक शामिल होते हैं। आरजेडी की कोई विधायक शामिल नहीं होता है। हालांकि आरजेडी कहती है कि उनके यहाँ भी बैठक थी इसलिए नहीं आए, लेकिन आपको बता दूं कि इन दलित विधायकों की, जिसमें जदयू और मांझी समेत तमाम लोग शामिल होंगे, अगली जो बैठक होगी वो कांग्रेस के विधायक अशोक राम के घर होने वाली है, ये स्पष्ट हो गया है। तो अब जरा सोचिए कि अगली बैठक कांग्रेस के खेमे में अगर होती है, जीतन राम मांझी और तमाम दलित लोग हैं, तो समझा जा सकता है कि कैसे जो रणनीतियां बनाई जा रही हैं और आरजेडी पर चौतरफा जो है वो दबाव बनाने की कोशिश सभी पार्टियां कर रही है। बहुत धन्यवाद रवि इस बातचीत और जानकारी के लिए। और नजर इसी बात पर दरअसल रहेगी सबकी टिकी हुई कि आने वाले वक्त में क्या कुछ देखने को मिलता है, क्या और आगे रणनीति बनाई जाती है और इसका खुलासा कब किया जाता है, क्योंकि बैठकों का दौर जरूर चल रहा है लेकिन कोई भी नेता कुछ भी बोलने को कैमरे पर तैयार नहीं है। इधर मांझी और कुशवाहा की गुप्त बैठक पर आरजेडी ने तंज कसा है और कहा है कि गुप्त बैठक से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि आरजेडी का यह भी कहना है कि चुनाव आने तक महागठबंधन में सब ठीक हो जाएगा। गठबंधन में तो सबसे बड़ा दल और सबसे बड़ा चेहरा राष्ट्रीय जनता दल के पास है, तो महागठबंधन हमारा इंटैक्ट है। ये जो भी बैठकें हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह के बैठकों का दौर चलता रहता है, लेकिन हम लोग सब मिल बैठ करके जब समय आएगा सब चीज तय हो जाएगा। तो ठीक यही बात लोकसभा चुनाव के पहले भी कही जा रही थी, जब उथल पुथल महागठबंधन के भीतर मची हुई थी, लेकिन क्या ठीक हुआ, क्या नतीजे आए, वो सबने देखा। और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के पहले भी ये दावा किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, आपने सुना वही वर्ड, इंटैक्ट है महागठबंधन। लेकिन क्या वाकई महागठबंधन इंटैक्ट है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा किस तरह से महागठबंधन मुकाबला कर पाता है एनडीए का। और अब इस खबर को समझने की बात दरअसल ये है कि महागठबंधन के नेता प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार कर रहे हैं। खबर को समझिए जरा, महागठबंधन के नेता जो हैं, बाकी दल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें फायदा मिल सके। अलग अलग बैठक की जा रही है, सियासी रणनीति का दरअसल यह हिस्सा है। बैठक के बहाने आरजेडी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि सीटों को लेकर कोई दिक्कत ना हो। आगे दबाव के जरिए अधिक सीट लेने की कोशिश की जा रही है। महागठबंधन के नेता साफ साफ प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं, जो कि नजर आ रहा है अलग अलग बैठकों को देखकर ही, और अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है। वो साफ साफ महागठबंधन के अलग अलग दलों की रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है। इधर सीएम नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर और मधुबनी को स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात देने वाले हैं। सीएम आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य विभाग की 542.10 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 88.38 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम आज लोकार्पण भी करेंगे। सीएम आज जिन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे
उसमें राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल झंझारपुर और श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भवन के उन्नयन कार्य शामिल हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में 100 बेड के शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सह अनुसंधान केंद्र, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय में इंसेफेलाइटिस वार्ड और सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर में 100 बेड के मातृ शिशु अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसे स्थानीय भाषा में चमकी बुखार कहा जाता है, उससे निजात दिलाने के लिए और तत्काल बच्चों को द्रुत गति से इलाज हो सके, इसकी व्यवस्था के लिए ये इस प्रकार के AES अस्पताल आप कह सकते हैं, जिसे PICU कहा गया है। ये 100 बेड का अस्पताल है और इसको तैयार किया गया है। इसमें तमाम जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो रहेंगी। वेंटिलेटर की सुविधा हर एक बेड पर होगा। इसके अलावा जो बीमार बच्चे हैं उसे बाहर भी एक्सरे के लिए नहीं जाना होगा, बल्कि ऑटोमेटिक डिजिटल एक्सरे होगा जो बेड पर ही होगा। इसके अलावा जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अलावा ऑक्सीजन मास्क होगा और पूरी तरह जो बच्चे को गहन चिकित्सा की आवश्यकता होगी वो प्रदान की जाएगी। और ये 60 करोड़ की लागत से रिकॉर्ड 200 दिनों में तैयार किया गया अस्पताल है। कुल 100 बेड की क्षमता है और मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में, खास करके 4 जिले जो सीतामढ़ी हैं, पूर्वी चंपारण है, वैशाली है, उनमें हर एक साल गर्मी में इसी प्रकार चमकी यानी AES दस्तक देता है। और 1995 से ही ये सिलसिला चला आ रहा है और हर एक साल बच्चों की मौत होती है। पिछले साल 153 बच्चों की मौत हुई थी और सैकड़ों बच्चे प्रभावित हुए थे। उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया इस प्रकार के अस्पताल का। और ये कहा जा रहा है देश का सबसे बड़ा PICU है जो 100 बेड की क्षमता का है और इसे रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। और इसी नवनिर्मित भवन में अब बीमार बच्चों का इलाज होगा। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो आपको याद होगा कि पिछले साल मुजफ्फरपुर में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस की वजह से हो गई थी और सरकार दरअसल इसीलिए पहले से चौकस है कि इस बार उस तरह की स्थिति ना बने और तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री की। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के परिजनों की बदहाली को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले को लेकर आमने सामने है। भोला पासवान शास्त्री बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज उनका परिवार बदहाली में है। लॉकडाउन में तो हालत और भी खराब हो गई। बदहाली की ये तस्वीरें जैसे ही मीडिया की सुर्खियां बनी, सियासत तेज हो गई। RJD नेता तेजस्वी यादव ने पार्टी के विधायक को भेजकर 1 लाख की मदद पहुंचा दी। वहीं कांग्रेस के नेता शास्त्री जी के परिवार की बदहाली को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सत्ताधारी दल के नेता भी इस परिवार के हालात पर दुख जता रहे हैं। साथ में ये भी कहते हैं कि सरकार भोला पासवान शास्त्री के परिवार की हर संभव मदद करेगी। आज हमारे लिए जो सबसे काला धब्बा है हम राजनीतिक कर्मियों पर, जो सियासतदान लोग हैं जिनके कंधों पर कहीं न कहीं राज्य की बागडोर है, क्या भोला पासवान शास्त्री का परिवार दाने के लिए तरसे? इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य का क्या हो सकता? भोला पासवान शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे और आज उनका परिवार अगर दाने दाने को मोहताज है तो यह इस राज्य के राजनीति में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके लिए शर्मनाक स्थिति है। कि निश्चित रूप से ये हमारा और हमारे सरकार का ध्यान इस पर आपने आकृष्ट किया, हम उस पर ध्यान देंगे। निश्चित रूप से वो होना चाहिए, पर जो लोग इस परेशानी के लिए जिम्मेवार हैं कि आज बिहार का CM अगर दाने दाने के मोहताज, उस बिहार के पूर्व CM अगर है तो निश्चित रूप से आज वो स्थिति क्यों बन पड़ी? वो जो बन पड़ी, जो लोग राजनीति रोटी सेक रहे हैं उनके कारण बन पड़ी। ये सुविधा सरकार की तरफ से हो रही है, वो हम कोशिश कर रहे हैं मुहैया करवाने की, लेकिन ये बात ध्यान में रखना होगा कि राजनीतिक अपने स्वार्थ के कारण कितने गिर जाते हैं। ये उदाहरण अगर किसी से लेना है तो ये लालू परिवार से लीजिए। सत्ता पक्ष के लोग विपक्षी पार्टियों को भले ऐसे मामले में सियासत ना करने की नसीहत दे, लेकिन जो तस्वीर पूर्व CM भोला पासवान शास्त्री के परिजनों की देखने को मिली, वो कहीं न कहीं सरकार के उन तमाम दावों पर सवाल खड़े कर रही है जो राज्य सरकार ने कोरोना त्रासदी के दौरान सूबे में घर घर राहत पहुंचाने को लेकर किया था। इसके साथ ही सवाल विपक्षी पार्टियों पर भी है। सवाल है कि कांग्रेस ने आज तक क्यों नहीं ली भोला पासवान शास्त्री के परिवार की सुध।
जबकि वो कांग्रेस के ही नेता थे। सवाल आरजेडी के ऊपर भी है। आज जो आरजेडी के नेता शास्त्री जी के परिवार की मदद के लिए पैसा भिजवा रहे हैं, क्या उन 15 सालों में कोई मदद की जब लालू राबड़ी का शासन था? अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक पूर्व सीएम का परिवार इस कदर बदहाली की जिंदगी जी रहा है और आज के सियासतदान सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं मदद के बजाय। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। सीतामढ़ी से खबर। सीतामढ़ी में पैसों की लेन देन में हुए विवाद को लेकर एक शख्स की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला रुन्नी सैदपुर थाना के गौरी गामा गांव का बताया जा रहा है कि रंजय शाह की कुछ लोगों ने ईंट पत्थर से पिटाई की थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर NH 77 को जाम कर दिया। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने समझा बुझाकर लोगों को शांत करवाया और जाम खुलवाया। रंजय शाह की हत्या के मामले में सीताराम सहनी और कमलेश सहनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। फिलहाल दोनों फरार बताए जा रहे हैं। 3 बजे भोर में मार थूर के गिरा थूर के हमरा बउआ के बैठा देलक, ऐता दूरा पर ध गेल। अब बउआ हमर कहरे गदा पारे तो हम सब सुतल रही तब हम उठ के अली। हम हमार पुतो अयलक उठ के तो जाके तो हम कह रे बउआ काला मारा पीटी कैले है, कहाँ मारा पीटी कैले है तू? तब बउआ हमार न कुछ बोले। कहली रे बउआ बोले ना रे कौन कपार फोड़ दिल कौआ, ये अलग बहुते थूर थार दिल कौआ उघारे। और अब खबर कोरोना से जुड़ी। मुजफ्फरपुर में एक प्रवासी कोरोना की से संदिग्ध मौत हो गई है। हम आपको बता दें प्रशासन ने फिलहाल शव को परिजनों को नहीं सौंपा है और जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। इस मामले में मृतक के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। मामला कटरा थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि 50 साल के सुरेश शाह 26 मई को दिल्ली से पहुंचे थे और स्क्रीनिंग के बाद उन्हें होम क्वारंटीन कर दिया गया। घर पर तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन को इत्तला की गई। आनंद फानन में सुरेश शाह का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया और सुरेश शाह को कटरा के क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया गया। क्वारंटीन सेंटर में जब तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो सुरेश शाह को SKMCH रेफर किया गया, जहां इलाज के बजाय उन्हें सदर अस्पताल भेज दिया गया और इसी दौरान उनकी मौत हो गई। सिविल सर्जन की माने तो सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि सिम्टम्स के आधार पर आंत उलझने की बात सामने आ रही है। यहाँ बीमार से लड़ा गया है, बीमारी से नहीं। क्या हुई है घटना? क्या हुई है घटना? यह है सर कि ये दिल्ली से आए करीब वो 26 तारीख को। जब यहाँ मुजफ्फरपुर में ये उतरे तो इनको स्कैनिंग करके होम क्वारंटाइन के लिए घर भेज दिया गया। जब ये घर गए 6 दिन, ये 5वें दिन या 6ठे दिन में इनका कुछ तबीयत गड़बड़ हुआ। पता चला कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, पेट फूल गया था, आँख उलझ जाता है, उसमें लीक करने पर डेथ होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। फिलहाल मैंने कोरोना या कोविड-19 को लेकर पूछताछ पर कोविड-19 को लेकर तब जांच रिपोर्ट के बाद ही उस पर कुछ विशेष। और बात है बड़ी खबर की। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है। यूएस बेस्ड इक्विटी फर्म कंपनी सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म पर 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है। इससे पहले भी सिल्वर लेक जियो में 5,655.75 करोड़ का निवेश कर चुकी है। दोनों को मिला दें तो कुल 10,202.55 करोड़ के निवेश के साथ अब सिल्वर लेक की जियो प्लेटफॉर्म में 2.08% की हिस्सेदारी हो गई है। वहीं 2 महीने से भी कम वक्त में जियो ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के जरिए 92,202.15 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन